हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। अभी हमारे पास एक नॉट सो कंट्रोवर्शियल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है हमारे सामने, जो कि एनसीईआरटी बुक को बैन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बेसिकली एनसीईआरटी बुक को नहीं, एनसीईआरटी बुक के एक चैप्टर के एक पोर्शन को बैन किया गया है। बेसिकली वो करप्शन का चैप्टर था और उसने जुडिशियल करप्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, पब्लिक ट्रस्ट कैसा हो, उस तरीके से कुछ मोल्डेड टॉपिक्स थे उसमें। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। क्या रहा है मामला, क्या उसका कंटेक्स्ट है, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते हैं इसको क्या होता है ये। एनसीईआरटी बुक बैन और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी का ये टॉपिक रहेगा हमारा। बेसिकली इसमें होना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन किया है एनसीईआरटी के एक चैप्टर को, जो डिबेट रेस करता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे। बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है इसका? एनसीईआरटी का एक चैप्टर था जिसने कुछ इश्यूज उठाए थे जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर थे। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि भाई जुडिशरी में इतनी ओपेकनेस क्यों है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, जुडिशरी में जो हो रहा है वो हमें पता क्यों नहीं चल पाता है। फिर कलेजियम सिस्टम में इतनी ओपेसिटी क्यों है? भाई कलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस अपॉइंट होते हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो कलेजियम सिस्टम कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं, या कौन से ऐसे पैमाने हैं जिनके बिना पर जजेस को रिक्रूट करता है, वही हमें बता दे। बट ऐसा कुछ नहीं है, पूरी ओपेसिटी है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट्स। बेसिकली पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट्स होती कैसे है? भाई हम क्या कोर्ट कोर्ट की स्क्रूटनी कर सकते हैं इन अ पब्लिक स्फेयर? स्क्रूटनी मीन्स कि वाद विवाद कर सकते हैं कि कोर्ट ने ये सही किया या कोर्ट ने ये गलत किया, ऐसा क्या हो सकता है? तो उसका भी आंसर कुल मिला के नहीं ही आता है। मीन्स वेरी लिमिटेड स्क्रूटनी वी हैव ऑन आवर कोर्ट्स। तो एक जुडिशियल अथॉरिटी का मामला यहाँ आता है, नॉट ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। यानी जुडिशरी एक अथॉरिटेटिव वे में काम करती है, अकाउंटेबल वे में काम कम करती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका चैप्टर कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया था। ऐसा लगा क्योंकि चैप्टर कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट्स की बात करता था। ठीक है, इन जुडिशरी, जैसा कि हमने अभी कॉलेजियन सिस्टम को देखा कि कॉलेजियन सिस्टम दी टॉप 5 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक कलेजियम बनाते हैं, और वही कलेजियम आगे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जजेस आएंगे उनको रिकमेंड करता है। ठीक है, एंड द 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ओवर द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, विद द कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो उनके सलाह के बाद। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये कैसे आएगी इन अपॉइंटमेंट्स में? वो ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे? भाई वही 5 लोग मिल के आपस में फैसला ले लिए, जनता को पता ही नहीं कि उनके दुखों सुखों का जो जजमेंट देंगे वो चुने कैसे गए। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे पास। तो ये एक इशू रेज किया था उस चैप्टर ने, जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया। फिर लिमिटेड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। ठीक है, जैसे कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हम पे कोई जुल्म करती है या कोई ओवर रीच करती है, तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर हम पे कोई जुल्म करता है या हमें नहीं लगता कि उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो सही हैं, हम उसको बाय इलेक्शन हटा सकते हैं। तो दैट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। बट जजेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जजेस ना तो डायरेक्टली अकाउंटेबल है टू द पब्लिक, they are accountable to the parliament, but the removal process is very rigid। ठीक है, एंड इन दैट रिमूवल प्रोसेस ऑल्सो, अगर आप कंटेंट ऑफ कोर्ट का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी एक पैनल बैठता है जिसमें खुद जजेस बैठते हैं। किसी जज को अगर हटाने का प्रोसेस होगा तो भी खुद जजेस ही डिसाइड करेंगे कि उनको हटाना है या नहीं हटाना है। सो दैट इज द प्रोसेस वेरी रिजिड। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लैक करते हैं जजेस। इवन कोई भी अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर है नहीं while discharging their duties as a judge। ओके, सो ये एक क्वेश्चन रेस करता था जो कि चैप्टर कंट्रोवर्शियल बनाता था। ठीक है, अच्छा, नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स की वो आगे बात करता था कि भाई जुडिशरी में एक बहुत अटमोस्ट प्रायोरिटी चाहिए रिफॉर्म्स को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो जुडिशरी पूरा सिस्टम ही, जुडिशियल सिस्टम ही ये कॉपी पेस्टेड है यूके बेस्ड, और यूके बेस्ड कॉपी पेस्टेड सिस्टम कब तक हम ढोएंगे? क्योंकि ये जुडिशरी उसी तरीके से आज भी काम करती है, शासक के तौर पर काम करती है, ना कि सर्विंग नेचर से काम करती है।
तो यही सब कुछ कंट्रोवर्शियल इशूज़ थे जो कि इस चैप्टर ने उठाए थे और हमें एक जागरूक किया था कि बेसिकली क्या होना चाहिए जुडिशरी में। बट जुडिशरी ने उसको देखा कि ये एक मिसलीडिंग और हार्मफुल है जुडिशरीज इंटीग्रिटी पर। ये जो जुडिशरी की प्रभुता है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। दैट्स वाई दिस इज मिसलीडिंग एंड हार्मफुल फॉर टू जुडिशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, ये भाई जुडिशरी एक बहुत पाक साफ इंस्टीट्यूशन है और उस पर ये धब्बा लगाने का काम कर रहा है। दैट्स वाई एक ट्रांसपेरेंसी डिबेट ये छेड़ता है, लेकिन जुडिशरी के द्वारा इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है बाय गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी अगर चाहें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है और दूसरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जुडिशरी ने क्या दिया उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि भाई जुडिशरी की लेजिटिमेसी कैसे डिराइव होगी। भाई जुडिशरी अपनी लेजिटिमेसी कैसे, भाई जुडिशरी पाक साफ है वो कैसे पता चलेगा, पब्लिक ट्रस्ट हो। ठीक है, और रीजन जजमेंट्स हों। रीजन जजमेंट्स मीन्स हियर रीजन इज बेसिकली मीन्स दी नॉलेजेबल जजमेंट्स, या जिसके तहत कोई सही कार्य हो रहा हो, बौद्धिक जजमेंट्स। ठीक है, यहाँ रीजन का मतलब बुद्धि से होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल टर्म है। इन पॉलिटिकली रीजन मीन्स बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक, दी नॉलेजेबल। सो रीजन जजमेंट्स, ऐसे जजमेंट्स जो नॉलेज गेन करें, जो नॉलेज को बढ़ावा दें एंड पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं। ठीक है, तो ये पब्लिक ट्रस्ट और रीजन जजमेंट्स के साथ ही ये चीज़ की जा सकती है ताकि जुडिशरी की लेजिटिमेसी बरकरार रखें। ठीक है, अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूशन भले ही वो जुडिशरी क्यों ना हो वो रूल ऑफ लॉ के अबव नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स का हवाला देते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बट नॉट आइसोलेटेड। भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन उसको आइसोलेट कर देना कि सिर्फ जजेस ही जजेस को चुन सकते हैं और कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जजेस के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता है, जजेस एकदम अछूते रहेंगे, आइसोलेशन में क्यों डालना है। होल एंड सोल क्राइटेरिया ऑफ द जजेस आर जजेस, व्हाई डू वी हैव टू टेक दिस इन अकाउंट। ठीक है, तो आइसोलेशन नहीं करना है। हाँ, इंडिपेंडेंस रखनी है जुडिशरी की ताकि सही फैसला हो सके, बट आइसोलेशन नहीं रखना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है वो एकेडमिक और सिविक डिस्कशंस को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। भाई एकेडमिकली अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है कि नहीं, जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि नहीं, तो क्या उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, या जुडिशरी की इंटीग्रिटी पे सवाल हो रहा है इसकी वजह से उसको खारिज कर देना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल आता है व्हेन वी आर फ्रॉम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी मीन्स सिटीजन्स मस्ट अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशंस क्रिटिकली। अगर पार्लियामेंट कुछ अच्छा करती है या कुछ खराब करती है, पार्लियामेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, देन वी हैव द राइट टू स्पीक अबाउट दैट डिस्क्रिपेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्पीकर को हटाना हुआ, तो स्पीकर को जब स्पीकर के ऊपर रिमूवल मोशन चल रहा था तो कई सारे लोग उसके अगेंस्ट में थे, कई सारे लोग उसके फेवर में थे। कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हाँ, जो स्पीकर हैं वो बायस्ड ओपिनियन रखते हैं और बायस्डली एक्ट करते हैं, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव डिस्कोर्स माना जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिकली एग्जामाइन करने का। भले ही ज़्यादातर लोग उन स्पीकर के फेवर में थे, दैट्स वाई ही इज़ करंटली स्पीकर नाउ ऑल्सो, लेकिन क्या क्रिटिकली इवेल्युएशन होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का ये पार्ट होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें, उसकी निंदा करते हुए भी हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपेरेंसी डज नॉट वीकन द जुडिशरी, इट स्ट्रेंथन्स इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। ठीक है, बेसिकली जब तक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी आप स्थापित नहीं करोगे, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी मीन्स यू आर वेलकमिंग योर क्रिटिसिजम्स। ठीक है, सिर्फ आप अपनी प्रेज नहीं कि जुडिशरी बहुत अच्छी है, जुडिशरी में ये खामियां हैं, ये भी सुनने के लिए जब आप तैयार हो जाते हो तो इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी खतरे में नहीं जाएगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी कमज़ोर नहीं होगी, जबकि जुडिशरी और ताकतवर होगी कि हाँ, वो अपनी क्रिटिसिज्म भी झेलती है और अपने अंदर की कमियों को पूरा भी करती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट है।
अच्छा, अब चलिए जुडिशरी का स्टैंड भी देख लेते हैं कि बेसिकली जुडिशरी क्या कह के उसको रिजेक्ट किया है। जुडिशरी के अपने कंसर्न्स हैं। जुडिशरी का क्या कंसर्न होता है भाई, उस वो कह रही है कि हमको मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है। मिस इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आ रही है तो उसको हमको ख़त्म करना है। जैसे टेस्ट टेक्स्ट बुक्स जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट और बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में उसको मिसलीडिंग नरेटिव नहीं बनाना चाहिए, ऐसा जुडिशरी का कहना है। जुडिशरी को ऐसा कुछ लगा कि वो सिंप्लीफाई करने के चक्कर में कुछ मिसलीडिंग नैरेटिव अगेंस्ट द जुडिशरी उस चैप्टर में है, इसलिए वो एक्यूरेट और बैलेंस्ड नहीं है। दैट्स वाई जुडिशरी ने कहा कि ये गलत है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। एक और चीज़ जुडिशरी ने कही कि हम अपनी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे जुडिशरी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड इन मीडिया ट्रायल्स, ठीक है। मीडिया में कई बार कई पैनल के लोग बैठते हैं जो पक्ष या विपक्ष में जो भी, वो कई बार कई सारे जजमेंट्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई सारे जजमेंट्स को इन फेवर भी व्यू किया जाता है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो, चाहे वो फेवर में आया हो या अगेंस्ट में आया हो, तो कई सारे लोग मीडिया ट्रायल्स करते हैं और मीडिया ट्रायल्स में क्रिटिसिज्म होता है जुडिशरी का। वो क्रिटिसिज्म कह रही है जुडिशरी एक्सेप्टेबल है, लेकिन सेंसेशनल कंटेंट जो रिस्पेक्ट इरोड कर दे जुडिशरी की, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमको। और एनसीईआरटी का ये चैप्टर इन हमारी रिस्पेक्ट को इरोड कर रहा था, सेंसेशनलाइजेशन को ख़त्म कर रहा था, इसलिए हम इस कंटेंट को, इस चैप्टर को नहीं रखेंगे, ऐसा जुडिशरी का कहना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जुडिशरी कहती है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जिससे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं टुवर्ड्स द पब्लिक। वो क्या है भाई, हम अपने जजमेंट्स को ही सब्जेक्ट टू रिव्यू और अपील बनाते हैं। जो हम जजमेंट देते हैं, अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड हो तो उसको हम रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं, या अगर हाई कोर्ट का जजमेंट है तो उसको एज एन अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी ला सकते हो। तो ऐसा कहाँ है कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में जुडिशियल प्रोसीजर्स होते हैं, जुडिशरी के खिलाफ डिस्कशंस होते हैं, इफ सम और द अदर जजेस द अकाउंटेबल पार्टी टू दैट, तो उसमें भी डिस्कोर्स होते हैं, इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर्स भी चलते हैं, उसमें भी हम अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। और इम्पीचमेंट इन रेयर मिसकंडक्ट, इम्पीचमेंट भी होता ही है जजेस का। तो हम, हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन the upcoming chapter is breaching the respect of the court, that's why we are removing it, ठीक है। वो कोर्ट की रिस्पेक्ट को ब्रीच कर रहा है तो हम उसको हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं जस्टिफाई करते, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो जजमेंट्स रिव्यू या अपील के तौर पे हो, चाहे वो इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर्स के रूप में हो, या इम्पीचमेंट के रूप में हो, जो कि बहुत रेयर होता है। आज तक कभी कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, कोशिश की गई है 2 बार, बट हुआ नहीं है कोई जज इम्पीच, ठीक है, आज तक। तो जुडिशरी का कोर कंसर्न ये है कि क्रिटिसिज्म तो एक्सेप्टेबल है, बट इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, और वीकन नहीं करना चाहिए। वीकन क्या नहीं करना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, यानी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट एज एन अथॉरिटी को वो कमज़ोर नहीं करना चाहिए, और सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं भाई यही सही है, जजेस तो खराब ही होते हैं या जजेस तो ओपेकनेस में ही काम करते हैं, ऐसा सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग नहीं होनी चाहिए जुडिशरी के खिलाफ, ऐसा जुडिशरी का कहना है। तो इस तरीके से कुछ हम देखे हैं अभी तक की जो डिबेट हुई है, लेकिन क्या हाइलाइट्स हैं जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के, या जो एनसीईआरटी का चैप्टर था इसकी डिबेट के, उसको कुछ हम इन डेप्थ डाइव करके समझते हैं, ठीक है। इसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में गैप तो है, वो कैसे? कोई जजेस डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होता पब्लिक को, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि आज तक कोई जज इम्पीच हो ही नहीं पाया है, बिकॉज कि भाई जजेस ही खुद जजेस को इम्पीच करना है कि नहीं उसका डिसीजन देंगे, ठीक है। एक कोर्ट पैनल बैठता है, उसमें 3 जूरिस्ट का कोर्ट पैनल बैठता है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर जाकर पढ़ेंगे तो उसमें वो दिया हुआ है, ठीक है।
प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें वो दिया हुआ है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से ही वो गवर्न होता है। और ये जुडिशियल एक एक्ट और है जिससे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस होता है, और उस एक्ट्स के तहत वो जज हमारा रिमूव होता है और इम्पीचमेंट प्रोसेस डिफाइन होता है। तो उसमें भी इतना डिफिकल्ट वो है कि जजेस खुद बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि जज को रिमूव करना है कि नहीं। अच्छा, लिमिटेड एक्सटर्नल ओवरसाइट, ठीक है। जो एक्सटर्नल ओवरसाइट है बहुत लिमिटेड है, यानी बाहर से कोई जजेस को देख सकता है या समझ सकता है या उनके आचारों विचारों पर कमेंट कर सकता है, वो बहुत कम है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर होता है। तो परसेप्शन ऑफ जुडिशरी एज अबव स्क्रूटनी, यानी जुडिशरी स्क्रूटनी से ही अबव है, ऐसा परसेप्शन बनता है जुडिशरी के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लैक करती ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ओपेसिटी इन कलेजियम, जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, 5 जजेस मिलके खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं, बाकियों के लिए मौका ही नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है अपॉइंटमेंट्स में, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो नहीं रखते हैं कि इस बेसिस पे होगा। और डिस्क्लोजर ऑफ डिसीजंस ये तो बहुत लिमिटेड होता है। किसी जज ने अगर उदारता के भाव से अपना डिसीजन कैसे लिया हमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो बहुत है, हालांकि उसके अलावा और कोई भी अपना लिमिटेड डिस्क्लोजर ऑफ डिसीजन ही रखता है, कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता कि ये डिसीजन लिया क्यों गया। दैट्स वाई कॉन्ट्राडिक्ट्स डेमोक्रेटिक ओपननेस, जैसे आरटीआई राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो स्पिरिट है हमारा, कि हम भी तो जाने कि कॉलेजियम प्रोसेस काम कैसे करता है, वही खतरे में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड एकेडमिक फ्रीडम। ऑब्वियसली इस एनसीईआरटी के चैप्टर को हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिटिसिज्म तो अपने ऊपर खड़ा कर ही लिया है कि पब्लिक ट्रस्ट और ज़्यादा कम हो गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि यार सुप्रीम कोर्ट क्या इतना भी असक्षम है अपनी बुराई सुनने के लिए, कि क्या सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है इस बात का डिस्कशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ही वो नहीं चाहता, या इतना इंटॉलरेंस हो गया है उसको स्क्रूटनी को लेके कि भाई हमारे देश की कोर्ट्स क्या स्क्रूटनी भी नहीं सह सकती हैं, इतने जजेस रिलक्टेंट हो गए हैं किसी भी स्क्रूटनी को लेके कि वो ट्रायल का फैसला दे सकते हैं बट वो ट्रायल फेस नहीं कर सकते। अच्छा, लिमिट्स एकेडमिक डिबेट इन टेक्स्ट बुक्स। भाई कोई एकेडमिक डिबेट अगर टेक्स्ट बुक में हो रही है तो उसको फ्लॉलेसली होने देना चाहिए, ऐसा क्या ज़रूरी नहीं है, या उसको लिमिट करना ज़रूरी है। ये एक डिबेट आती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का एक क्रिटिकल थिंकिंग हमको बनने में आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, कोर कंसर्न्स क्या है भाई, ट्रांसपेरेंसी जो है स्ट्रेंथन करेगा जुडिशियल लेजिटिमेसी को, रिस्ट्रिक्शंस अगर ये इरोड कर देंगे डेमोक्रेटिक ट्रस्ट को, ठीक है। मतलब अगर जुडिशरी ट्रांसपेरेंट रहेगी तो उसकी लेजिटिमेसी को और बल मिलेगा, पब्लिक का ट्रस्ट और बढ़ेगा। लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही डालता रहा अपनी सेल्फ स्क्रूटनी पर तो जो डेमोक्रेटिक ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो उड़ जाएगा। और इसी के साथ कुछ वे फॉरवर्ड्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे होना क्या चाहिए, क्योंकि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी ही होगी, चाहे वो खुद सुप्रीम कोर्ट करे या पार्लियामेंट के थ्रू किया जाए, बट जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी ही चाहिए, जिससे कॉलेजियम रिफॉर्म्स को सबसे पहले हमको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि क्लियर क्राइटेरिया और प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जा सके कि किस बिना पे जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, और वाइडर कंसल्टेशन और लेके आना चाहिए। सिर्फ जजेस ही क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जज होगा, भाई और वाइडर कोई रिनाउंड जूरिस्ट लीजिए, अपोजिशन के लोग लीजिए, सत्ता पक्ष के लोग लीजिए, पार्लियामेंट से लीजिए, अदर देन पार्लियामेंट्री बॉडीज़ लीजिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे लोगों को लीजिए, और देखिए कि कौन अच्छा जज, कितना वाइडर पर्सपेक्टिव से कौन अच्छा जज हम चुन सकते हैं हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में, और ऑब्वियसली उच्च न्यायालय जो हमारे हैं उनमें, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। जुडिशियल ओवरसाइट का इन्हेंस होना ही चाहिए, जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो जुडिशियल ओवरसाइट कर सके जुडिशरी के ही ऊपर। जुडिशियल रिफॉर्म्स को रिव्यू करना या जुडिशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एक जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट और
पार्लियामेंट मिल के करें, ताकि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बरकरार रखी जाए और जुडिशरी का जुडिशियल ओवरसाइट भी हो सके। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज करने की बात होने लगी है, क्योंकि जो सिलेक्शन रीजंस हैं उसको पब्लिश करिए भाई, किस बिना पे आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया, उसको उसके रीजंस को आप प्रॉपरली बताइए। ग्रेटर डिस्क्लोजर ऑफ डिसीजंस होना चाहिए भाई, कौन सा डिसीजन आपने इंटरनल कैपेसिटी में कैसे लिया उसको भी आप डिस्क्लोज करिए, बताइए, ग्रेटर डिस्क्लोजर होना चाहिए। अच्छा, इसमें एकेडमिक फ्रीडम को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा भाई, क्रिटिकल डिस्कोर्स को तो आपको अलाउ करना ही चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन को क्रिटिकली एग्जामिन किया जा रहा है तो उसको आप अलाउ करिए, ताकि एक आपके व्यू पर ट्रस्ट बने कि आपने अपने क्रिटिसिज्म को भी अलाउ कर रखा है। डोंट बी सो रिबेलियस टू योर क्रिटिसिजम्स, ऐसा एक वे फॉरवर्ड हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनकरेज स्कॉलरली डिबेट। स्कॉलरली डिबेट हमको इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि स्कॉलर्स के बीच कुछ डिबेट हो तो वो इनकरेज हो कि भाई हाँ, ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है, इसमें ये डिस्क्रिमिनेंसीज हैं और ये वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हम वे फॉरवर्ड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉलरली डिबेट तो होनी ही चाहिए। अच्छा, लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी हमको प्रमोट करनी ही होगी, ताकि सिविक एजुकेशन इनिशिएटिव हम बढ़ा सकें और अपने जो जनता है उसको सिविलाइज बना सकें और अवेयर कर सकें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अवेयर नहीं होंगे तब तक खुद की राइट्स को ही वो कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा करेगा। इसलिए इस तरीके की डिबेट्स को हमें अलाउ करना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म सबको सहना चाहिए, और यही उदारता, यही ट्रांसपेरेंसी हमें एक पब्लिक ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करेगी। एंड दैट्स वाई द पाथ अहेड कोट, fostering an open, accountable, informed judiciary for a democratic society। हमें अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है, अगर जनतंत्र की सोसाइटी बनानी है, जनतंत्र का समाज बनाना है जिसमें जनता का राज हो, तो हमें ओपन, खुली हुई, अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पब्लिक और इन्फॉर्म्ड जुडिशरी बनानी होगी। एक खुली हुई जो पारदर्शिता रखे, अकाउंटेबल जो दायित्व हो तो वो दायित्व निष्ठा अपनी पूरी करे, और इन्फॉर्म्ड यानी हर इन्फॉर्मेशन जुडिशरी के पास हो और जुडिशरी की इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास हो, तभी हम एक गणतंत्र समाज बना पाएंगे जिसमें जनता का राज हो। इसी के साथ, इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव एंड यू हैव गेन्ड सम नॉलेज, अगर आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।